सो हेलो स्टूडेंट, आज हम बनाएंगे क्लास 12 लेखा शास्त्र का प्रश्न क्रमांक 12 बनाएंगे, जिसके अंतर्गत हमें क्या बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। हम यहाँ पर हमें बनाना है साझेदारों का पूंजी खाता, स्थायी पूंजी पद्धति से और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से। इसके अंतर्गत हमें दोनों पद्धति से क्या बनाना है, खाता बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो साझेदार हैं, एक्स तथा वाई एक फर्म में 3:2 के अनुपात में क्रमशः 75,000 50,000 की पूंजी से साझेदार हैं। यहाँ पर फर्म में 75,000 और 50,000 के साथ दोनों साझेदार फर्म में पहले से विद्यमान हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न में आगे लाभ हानि नियोजन खाता पहले से दे दिया गया है बनाकर। इसके अनुसार हमें क्या बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2010 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई। तो अतिरिक्त पूंजी का अर्थ होता है जब कभी भी साझेदारों के द्वारा पूंजी लाई गई, अगर उसमें कमी हो जाती है तो बीच में साझेदार 6 माह में या 4 माह में या वर्ष के अंतिम माह में क्या करते हैं, पूंजी की आवश्यकता को पूरी करते हैं। बीच में अपने तरफ से जितना हो सके पूंजी की व्यवस्था करते हैं, लाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, अतिरिक्त पूंजी बोलते हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त पूंजी पर भी हमें पूंजी पर ब्याज दिया गया है। ब्याज की राशि यहाँ पर 6% की दर से दिया गया है, तो अतिरिक्त पूंजी पर भी 6% की दर से ब्याज लगाना पड़ेगा। वर्ष में किए गए आहरण दिया गया है यहाँ पर 1500 और 1000 का। वेतन भी दिया गया है, कमीशन भी। वर्ष में हानि का भाग, यहाँ पर लाभ हानि नियोजन का जो भी हानि शेष है उसे यहाँ पर दिया गया है। आहरण पर ब्याज भी दिया गया है 90 रुपया और 60 रुपया। इसके अनुसार लाभ हानि नियोजन के अनुसार हमें क्या बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है दो विधि से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता दो विधि से बनाया जाता है, स्थिर पूंजी पद्धति से और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत दो खाता बनाया जाता है। पहला होता है ए, साझेदारों का पूंजी खाता। बी होता है साझेदारों का चालू खाता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये बनाएंगे। और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में सिर्फ एक ही खाता बनाया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता, जो कि अंतिम खाता होता है। यहाँ पर हम स्थिर पूंजी पद्धति से पहला ए वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर हम साझेदारों का पूंजी खाता यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता, इस प्रकार से ये हमारा डेबिट और क्रेडिट पक्ष हो गया। जब भी हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं तो हम क्रेडिट पक्ष को सबसे पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, साझेदारों द्वारा लाई गई समस्त पूंजी को यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर साझेदारों द्वारा पूंजी लाया गया है, शेष लाया गया। यहाँ पर कब लाया गया है पूंजी, 1 जनवरी यहाँ पर 1 जनवरी 2010 को फर्म की शुरुआत हुई। यहाँ पर पूंजी लाया गया है 75,000 का एक्स के द्वारा लाया गया है और 50,000 वाई के द्वारा लाया गया है। इसी प्रकार अतिरिक्त पूंजी भी यहाँ पर लाया गया है 1 जुलाई 2010 को। अतिरिक्त पूंजी से यहाँ पर लाया गया है, अतिरिक्त पूंजी लाया गया है 15,000 एक्स के द्वारा और 10,000 लाया गया है वाई के द्वारा। यहाँ पर हमने साझेदारों की जो भी पूंजी लाया था उसको हमने क्या कर लिया, क्रेडिट पक्ष में ले लिए। यहाँ पर अब हम डेबिट पक्ष में क्या लेंगे, तो इन दोनों को हम टोटल करके, इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ पर लिखेंगे। डेबिट पक्ष को संभाल लाने के लिए हम क्या करेंगे, शेष ले गया बोलकर हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट पक्ष में। साझेदारों के पूंजी खाता में और हमें कुछ भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब फर्म की समाप्ति होती है 31 दिसंबर 2010 को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेष ले गया, यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, एक्स और वाई में 75 और 15,000 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 90,000 और 50 और 10 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000।
इस प्रकार से हमारा साझेदारों का पूंजी खाता है। अब हम इन दोनों को प्लस करके टोटल करके यहाँ पर नीचे में लिखेंगे। ये हो जाएगा 90,000 और ये हो जाएगा 60,000। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ले लेंगे, ये हो जाएगा 90,000 और ये हो जाएगा आपका 60,000। इस प्रकार से हमारा साझेदारों का पूंजी खाता यहाँ पर बनकर तैयार हो गए, आप इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार हम अब बनाएंगे साझेदारों का यहाँ पर दूसरा स्थिर विधि से बी वाला साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों का चालू खाता, चालू खाता। यहाँ पर हम जब भी साझेदारों का चालू खाता बनाएंगे तो हम सबसे पहले डेबिट पक्ष को लेते हैं, और जो हमने साझेदारों का पूंजी खाता बनाया और जो बच गया उसे हम कहाँ लेंगे, साझेदारों का चालू खाता में लेंगे। तो यहाँ पर हमें लेना है साझेदारों का चालू खाता में। सबसे पहले हम डेबिट पक्ष को देखेंगे, यहाँ पर आहरण की राशि लिखेंगे, आहरण खाता से। यहाँ पर वर्ष में जो आहरण किया गया वो क्या है, यहाँ पर दिया गया है 1500 और 1000। प्रश्न में आप देख सकते हैं 1500 100 के द्वारा दिया गया है 1000 आहरण वाई के द्वारा। इसी प्रकार आहरण पर ब्याज भी दे दिया गया है लाभ हानि खाता में। आहरण पर ब्याज से यहाँ पर ब्याज दिया गया है 90 रुपया 100 का और 60 रुपया वाई का। इसी प्रकार प्रश्न में अब दिया गया है लाभ हानि का हानि शेष। लाभ हानि खाता का जो हानि शेष दिया रहता है उसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में दिया गया है वर्ष में हानि का भाग। तो लाभ हानि खाता जब भी हम बनाते हैं तो हमें लाभ या हानि होता है, दोनों पक्षों को माइनस प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हमें हानि हुआ है तो हानि के शेष को हम साझेदारों के चालू खाता के कहाँ लिखेंगे, डेबिट पक्ष में। यहाँ पर लाभ हानि खाता से यहाँ पर 3000 का हानि हुआ है प्रश्न में 100 को और 2000 का हानि हुआ है वाई को। इसी प्रकार हमारा डेबिट पक्ष में और हमें कुछ भी नहीं लेना है। अब हम देखेंगे क्रेडिट पक्ष। तो क्रेडिट पक्ष में हम साझेदारों को पूंजी पर क्या लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे। यहाँ पर पूंजी पर ब्याज खाता ले लेते हैं हम, पूंजी पर ब्याज खाता को। इस साइड हम क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, साझेदार का चालू खाता का को लिखेंगे, इंग्लिश में बाय भी लिखते हैं। चलिए यहाँ पर हम साझेदारों के चालू खाता पर साझेदारों के पूंजी पर हम यहाँ पर ब्याज लगा लेते हैं। यहाँ पर साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी 100 ने पूंजी लाया है, यहाँ पर 100 के द्वारा पूंजी लाई गई है 75,000 और वाई के द्वारा पूंजी लाई गई है, यहाँ पर वाई जो पूंजी लाई गई है यहाँ पर 50,000। इन दोनों पर हम ब्याज निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 100 का देख लेते हैं। यहाँ पर 100 का 6% की दर से ब्याज निकाल लेते हैं। 0 0 कट गया, ये 0 का 0, 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3 और 6 सत्ते 42 और 3 45। 4500 क्या आ गया, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज आ गया। अब यहाँ पर हमें अतिरिक्त पूंजी भी लाया गया है साझेदारों द्वारा, तो अतिरिक्त पूंजी पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर ब्याज लेना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो अतिरिक्त पूंजी जो लाया गया है यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न में एक बार और। 1 जुलाई 2010 को अतिरिक्त पूंजी लाया गया है, तो 15,000 और 10,000 की। 1 जुलाई 2010 को 1 जुलाई के यहाँ पर लाया गया है, तो 1 जुलाई से फर्म की समाप्ति तक 31 दिसंबर तक हमें क्या देना पड़ेगा, इस पर ब्याज देना पड़ेगा।
अगर ये 12 माह से, ये अगर फर्म से पहले ही अगर दिया होता, फर्म की शुरुआत में तो हम 12 माह का ब्याज देते हैं। यहाँ पर हम 1 जुलाई से दिसंबर तक देख लेंगे। तो यहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 माह हो जाएगा। तो 6 माह का हमें क्या देना है, 6% की दर से अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक्स द्वारा लाई गई पूंजी है 15,000, इस पर 6 माह से हम ब्याज दे देंगे 6% की दर से। 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूने 12 और 2 तिया 6 और ये 15 तिया 45, 0 का 0। 450 क्या हो गया हमें यहाँ पर अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज हो गया। अब जो पूंजी पर और अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4,950, 4,950। इसी प्रकार हम वाई को भी देख लेते हैं। यहाँ पर वाई का है 50,000, यहाँ पर वाई ने लाया है पूंजी 50,000 के 6% की दर से ब्याज देख लेते हैं। 0 0 कट जाए, 6 पंचे 30, ये कितना हो गया, 3,000 हो गया। उसी प्रकार अतिरिक्त पूंजी लाया गया है वाई के द्वारा 10,000, तो 10,000 का 6 माह का 6% की दर से हो जाएगा। 0 0 कट गया, यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूने 12 और 2 तिया 6, 3 कम 3, ये हो जाएगा 300। तो 3,300 क्या हो गया, पूंजी पर ब्याज हो गया। अतिरिक्त पूंजी का 300 और पूंजी पर 3,000 का ब्याज हो गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3,300। इसे हम कहाँ लेंगे, साझेदारों के चालू खाता के क्रेडिट पक्ष में। यहाँ पर हम ले लेंगे 4,950 एक्स का, 3,300 वाई का। इस प्रकार से हो गया। अब हम लेंगे, प्रश्न में आगे दिया गया है वेतन भी यहाँ पर दिया गया है। वेतन खाता को, यहाँ पर वेतन की राशि दिया गया है 1,000, सिर्फ एक्स को दिया गया है, वाई को कुछ भी नहीं दिया गया। अब आते हैं कमीशन पर। तो कमीशन की राशि, कमीशन को क्रेडिट पक्ष में हमको लिखते हैं। तो कमीशन पर यहाँ पर 500 रुपये कमीशन दिया गया है एक्स को, 350 रुपये दिए गए हैं वाई को। इस प्रकार से हमारा कमीशन भी दे दिया। प्रश्न में और आगे कुछ भी नहीं दिए गए हैं। तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, लाभ हानि ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं क्रेडिट पक्ष में वाई का क्रेडिट पक्ष देख लेते हैं। तो ये इसको हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3,650, ये हो जाएगा 3,650। और वाई का डेबिट पक्ष भी देख लेते हैं। यहाँ पर 2 और 1 3,060 हो जाएगा, 3,060। ये 0, 15 में से 6 गया तो बच गया 9 और ये बच गया 5 और 3 3 कट गया 0। 590 रुपये क्या आया, वाई का लाभ आया। इसी प्रकार हम एक्स का भी देख लेते हैं। एक्स का क्रेडिट पक्ष है यहाँ पर 4 और 1 5, ये 6 हो जाएगा, 6,450। एक्स का हम देख लेंगे 6,450। और एक्स का डेबिट पक्ष यहाँ पर है ये 3 और 1 4,590, 4,590। इस प्रकार से हम इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 15 में से 9 गए तो बच गए 6 और 13 में से यहाँ पर 5 जाएगा तो ये बच जाएगा 8 और ये 4 में से 5 गए तो 5 में से 4 गए तो बच गए 1,860। 100 का यहाँ पर लाभ हो गया। तो लाभ की राशि को जब भी हमारा लाभ होता है, क्रेडिट पक्ष ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ की राशि को हम कहाँ लिखते हैं, साझेदार के चालू खाता के डेबिट पक्ष में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेष ले गया, शेष ले गया। यहाँ पर हो जाएगा 1,860 एक्स का और 590 हो जाएगा, 590 हो जाएगा वाई का। इस प्रकार से हो गया। ये हमारा इस प्रकार से साझेदार का चालू खाता, यहाँ पर लाभ हानि भी हमने ज्ञात कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, इनको टोटल करके यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं। एक्स इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6450, और वाई को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3650। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 6450, यह हो जाएगा 3650। इस प्रकार से हमारा साझेदार का चालू खाता यहाँ पर बन गया। अंतिम में आप इसको बंद भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यह है हमारा साझेदार का चालू खाता। इस प्रकार से हम साझेदार का पूंजी खाता भी यहाँ पर बनाएंगे परिवर्तनशील विधि से। यहाँ पर हमने सबसे पहले बनाया, दो खाता बना लिया है। परिवर्तनशील विधि से हम क्या बनाएंगे, साझेदार का चालू खाता पूंजी खाता बनाएंगे। यहाँ पर पूंजी खाता, पूंजी खाता हम क्या लेते हैं, साझेदारों द्वारा लाई गई सभी पूंजी को हम कहाँ पर लेंगे। परिवर्तनशील विधि से हम जब भी बनाएंगे यहाँ पर खाता, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, यहाँ पर हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। हमारा डेबिट पक्ष और ये हमारा क्रेडिट पक्ष। जब भी हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे तो साझेदारों द्वारा पूंजी खाता में परिवर्तनशील में हम सभी पक्षों को लेंगे। यहाँ पर सभी मदों को लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले डेबिट पक्ष में आहरण की राशि, आहरण खाता को, आहरण का यहाँ पर है 100 का 1500 और वाई का है 1000। इसी प्रकार आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज है यहाँ पर 90 रुपये एक्स का है, 60 रुपये वाई का है। लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता से, यहाँ पर लाभ हानि खाता से है, ये खाता को नहीं रहेगा, ये से रहेगा। ठीक, इसे हम से लिख सकते हैं, इसे भी से, इसे भी से। हम क्रेडिट पक्ष में को लिखते हैं। यहाँ पर लाभ हानि खाता से कितना हुआ था, 3000 का हानि हुआ था एक्स को, और 2000 का हानि हुआ था वाई को। इस प्रकार से हो गया। अब हम क्या लेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता में क्रेडिट पक्ष में यहाँ पर हम लेंगे शेष लाई गई राशि, जो पूंजी लाया गया है उसको हम क्या लेंगे, 1 जनवरी 2010 शेष लाया गया पूंजी को। यहाँ पर हम लेंगे 75,000 की पूंजी लाई थी। पूंजी किस ले रहे हैं कि ये परिवर्तनशील पद्धति से है, तो इसमें क्या हो सकता है, समय समय पर कभी भी परिवर्तन हो सकता है, इसीलिए हमें क्या होता है पूंजी को लेना पड़ता है। तो यहाँ पर 50,000 की पूंजी वाई के द्वारा लाया गया था। अब हम लेंगे अतिरिक्त पूंजी, यहाँ पर हम लेंगे अतिरिक्त पूंजी 1 जुलाई 2010 अतिरिक्त पूंजी को। यहाँ पर रिक्त पूंजी है 15,000 एक्स का और 10,000 है वाई का। इस प्रकार से हो गया। अब हम आगे लेंगे यहाँ पर पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज ब्याज को। यहाँ पर पूंजी पर ब्याज आया है 4,950 एक्स का, 3,300
50 वाई का, नहीं 3300 आया यहाँ पर वाई का। इसी प्रकार वेतन भी दिया गया है, वेतन की दी गई यहाँ पर 1000, सिर्फ x को दिया गया है, y को यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। इसी प्रकार आगे दिया गया है कमीशन, तो यहाँ पर कमीशन को हो जाएगा 500 रुपये x का और 350 रुपये y का, ये 300 ही है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा डेबिट और क्रेडिट का मद। अब हम इन दोनों का लाभ हानि ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट और डेबिट को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्रेडिट का वाई पक्ष देख लेते हैं, वाई का क्रेडिट पक्ष। तो यहाँ पर हम देख लेंगे वाई का क्रेडिट पक्ष ये 50, 10, 60, 3, 63 हो जाएगा और 63,650 ये हो जाएगा वाई का, 63,650 वाई का। और इसी प्रकार हम डेबिट का भी देख लेते हैं। डेबिट का 3 और 1 4,000, नहीं 2 और 1 3 हो जाएगा, 3,050, 3,060 क्या हुआ है यहाँ पर, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 0, 15 में से 6 गए बच गए 9 और ये 5 का 5, ये 0 कट गया, 60 आ गया, ये 6 का 6, 60,590 का क्या हुआ लाभ हुआ यहाँ पर वाई को। इसी प्रकार हम एक शक भी देख लेते हैं। तो एक शक है यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में 75, 15, 90, 90, 4, 94, ये हो जाएगा 95, 96,450, 96,450। तो यहाँ पर हम डेबिट पक्ष में देख लेते हैं, 3 और 1 4, 500, 4,590 हो जाएगी, 4,590। इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 9 गए तो बच गए 6, 13 में से 5 गए तो बच गए 8 और ये 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1, ये 9 का 9, 91,860 का लाभ हुआ यहाँ पर x को। इस प्रकार से हम इस जो लाभ की राशि उसे कहाँ लेंगे, साझेदारों के पूंजी खाता में डेबिट पक्ष में। यहाँ पर हम लेंगे डेबिट पक्ष में 31 दिसंबर 2010 को, यहाँ पर लेंगे हम शेष ले गया, तो यहाँ पर हम लेंगे x का यहाँ पर 91,860, 91,860 और y का है यहाँ पर 60,590। इस प्रकार दोनों का लाभ हुआ। अब हमें और कुछ ही नहीं लेना, तो यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। अब तो यहाँ पर हम 100 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 96,450 और ये हो जाएगा 63,650। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 96,450 और 63,650। इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा साझेदारों का पूंजी खाता यहाँ पर बन गया। हम इसे अंतिम में बंद कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके हम इसे अंतिम में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इस प्रकार से हमने तीनों खातों को यहाँ पर बना दिया है। आप इसे देख सकते हैं अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है हमारा साझेदार का पूंजी खाता। ये हमने सबसे पहले हमने साझेदार का पूंजी खाता बनाया, उसके बाद साझेदार का चालू खाता बनाया और उसके बाद हमने बनाया साझेदार का पूंजी खाता परिवर्तनशील विधि से। इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट के पास। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। और ऐसे अच्छे वीडियो को देखने के लिए